हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम है मॉडल ऑफ टीचिंग, या अगर हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं इसे शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें इसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी कि ये एक्चुअल ये मॉडल होता क्या है। आपने अगर आपके प्रीवियस नॉलेज में जाएं तो आपने अपने जीवन में ढेर सारे मॉडल्स देखे होंगे, है ना। जब आप किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं तो उसके बाहर कुछ मॉडल्स कपड़े पहन के खड़ी रहती है। कभी आप फैशन टीवी देखो, टेलीविजन में आने वाले एड को देखो, तो वहाँ जितना भी एड है ये सारा एड कौन करता है? जो एड होता है वो कौन करता है? वो मॉडल करते हैं। यानी मॉडल का मतलब क्या है बेटा? मॉडल का मतलब होता है नमूना, प्रतिरूप या सैंपल। ठीक है, अगर एक मॉडल किसी कपड़े को पहन के कैटवॉक करते हुए अगर जा रही है तो ये क्या बताना चाह रही है? वे सिर्फ ये बताना चाह रही है आपको कि जब आप इस कपड़े को पहनोगे तो ऐसे ही दिखोगे जैसे मैं दिख रही हूँ। वो यही बताने का प्रयास करती है। यानी मॉडल का मतलब क्या हो गया? मॉडल का मतलब हो गया प्रतिरूप। ठीक है, प्रतिरूप का मतलब क्या हुआ? प्रतिरूप का मतलब होता है बेटा पहले से टेस्टेड ओके। ठीक है ना, जैसे लक्स बार का प्रचार का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखो तो लक्स साबुन से नहाने के बाद आप भी उतने ही सुंदर दिखोगे जितने सुंदर उसमें की मॉडल दिखती है। यानी मॉडल मीन्स होता है प्रतिरूप या नमूना या वैसा ही जैसा है। अगर अब मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करें तो मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब हुआ पहले से ओके टेस्टेड बनाया गया एक सिस्टम, एक तरीका जिसको इस्तेमाल हम करके वही रिजल्ट लाएंगे जो उस मॉडल में कहा गया है। यानी अगर इसको हम दूसरे सेंस में समझना चाहें तो हम टीचिंग के जिस मॉडल का यूज करके कक्षा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो कक्षा में जो परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है बच्चों का, वो कैसा आएगा? वो वैसा ही आएगा जिस कार्य के लिए हमने मॉडल यूज किया। यानी कहने का मतलब क्या है, ढेर सारे मॉडल से कुछ मॉडल्स अगर हम नाम आपके सामने लें तो हम जैसे सचमैन इंक्वायरी मॉडल है, लर्निंग डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है, फंडामेंटल मॉडल्स है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। ये ऐसे जितने भी मॉडल्स टीचिंग के बने हुए हैं वो मॉडल किसी पर्टिकुलर वर्क को या किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का एक सर्टिफाइड रास्ता है, एक ओके टेस्टेड वे है जिस वे पे चल के हम उस गोल को अचीव कर लेंगे जिस गोल के लिए वो मॉडल बना है। ठीक है, या अगर इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं टीचिंग मॉडल एक ऐसा टूल है या एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसी प्रविधि है जिसका प्रयोग करके हम उस अभिष्ट को पा सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल हम लें, आपने एक बचपन में कहावत भी सुनी है, जहां काम आए सुई का करत तलवार, है ना। अगर हमें तलवार से कोई कह दे कपड़ा सिल डालो तो कपड़ा तो सिलेगा नहीं और फट जरूर जाएगा। ठीक है, तो तलवार का काम क्या है? सुई का काम क्या है? कैंची का काम क्या है? सबका काम काटना ही है। ऐसे ही सारे टीचिंग मॉडल का काम पढ़ाना ही है, लेकिन पर्टिकुलर गोल के लिए पर्टिकुलर टूल हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का मर्डर करना है तो हमें तलवार उठानी पड़ेगी, कपड़ा सिलना है तो सुई उठाना पड़ेगा, अगर कटिंग करनी है तो हमें कैंची या सीजर उठाना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है? सब काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक गोल है वो तीनों का अलग अलग है। वैसे ही पढ़ाने के अलग अलग गोल होते हैं। उन गोल को अचीव करने के लिए पहले से ही तैयार प्रारूप प्रतिरूप हमारे पास मॉडल है,
जिसका प्रयोग करके हम उस स्पेसिफिक गोल या अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये मॉडल का एक जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है मैं देने का प्रयास किया आपको। अब हम बात करेंगे डिफिनीशन की, बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ मॉडल या व्हाट इज अ मॉडल ऑफ टीचिंग। तो बेटा मॉडल ऑफ टीचिंग के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नाम है ब्रूस ज्वाइस या मार्शा विल का। इन्होंने ही पहला फंडामेंटल मॉडल ऑफ टीचिंग दिया था या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान इन्होंने ही दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि यही हर मॉडल का कोर है, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इनकी डिफिनीशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ब्रूस ज्वाइस या मार्शा विल क्या कहना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पे है। अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ पैटर्न or plan which can be taken up with a view to shape a curriculum or course to select appropriate instructional material and to guide the teacher's action। ठीक है, शिक्षण का एक मॉडल, एक पैटर्न या एक योजना है जो उचित शिक्षण सामग्री का चयन करने और शिक्षक की कार्यवाही का मार्गदर्शन करने के लिए पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए लिया जा सकता है। यहाँ पर भी वही बात है जो मैंने कुछ देर पहले अभी आपको समझाई थी कि मॉडल क्या है। मॉडल सर्टिफाइड पैटर्न है, सर्टिफाइड प्लान है या सर्टिफाइड टेक्निक से जिसका यूज करके हम अपने करिकुलम के स्पेसिफिक गोल को हम पा सकते हैं। वही बात यहाँ पे ब्रूस और जॉयस या मार्शा विल कहना चाह रहे हैं। इनकी एक डिफिनीशन और है, एक स्टेटमेंट इनका और है, उसको भी हम देख ले। इसमें कहना चाहते हैं ये शिक्षण मॉडल सिर्फ निर्देशात्मक डिजाइन है, वे विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों को निर्दिष्ट करने और उत्पन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जो छात्रों को इस तरह से बातचीत करने का कारण बनते हैं कि व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पर भी ये सेम बात यहाँ पर भी है। टीचिंग मॉडल आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, they describe the process of specifying and producing particular environmental situations which cause the students to interact in such a way that specific change occur in the behavior। यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि टीचिंग मॉडल क्या है, एक डिजाइन है, एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, एक मॉड्यूल है, एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक टेक्निक है जो क्या करता है, वो किसी स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का काम करता है। यही बात यहाँ पर भी ये समझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से टीचिंग मॉडल की मीनिंग और टीचिंग मॉडल की डिफिनीशन हमने आपको बताने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। टीचिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके और दूसरे कंपोनेंट्स के हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट है बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, यानी जो शैक्षिक शिक्षण प्रतिमान है या टीचिंग मॉडल है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखो उसकी पहली विशेषता क्या है, साइंटिफिक प्रोसीजर, यानी शिक्षण मॉडल क्या है, टीचिंग प्रतिमान इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर, ये एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि क्यों है, क्योंकि ये डिफाइंड और ऑर्गेनाइज वे है जिस पर हम चलकर किसी स्पेसिफिक गोल या को हम पा सकते हैं, है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो ये साइंटिफिक प्रोसीजर क्यों है, ये वैज्ञानिक प्रविधि क्यों है, क्योंकि इसमें जो विधियां हैं, जो तरीके हैं वो पहले से परिभाषित हैं, पहले से सत्यापित हैं और उन्हीं विधियों और प्रविधियों का इस्तेमाल करके हम अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग मॉडल
इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर, शिक्षण प्रतिमान एक वैज्ञानिक प्रविधि है या विधि है या प्रक्रिया है, कुछ भी कह सकते हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे, सेकंड क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम, सीखने के परिणामों की विशिष्टता। इसको मैंने भी शुरू में ही समझाया आपको, मैंने बताया था कि जहां काम आवत सुई का करत तलवार, मैंने भी समझाया था कि किसी स्पेसिफिक गोल या किसी स्पेसिफिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी स्पेसिफिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हर मॉडल का परिणाम पहले से ही विशिष्ट है। अगर हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान देना है, अगर हमें बच्चे का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने को ठीक करना है, तो हमें हमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें इंक्वायरी इकट्ठा करनी, हमें पूछताछ करना है, हमें जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करना है, तो हमें सच में इंक्वायरी मॉडल यूज करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यह जो लर्निंग आउटकम है वो भी स्पेसिफाइड है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमें ये वाला काम करना है तो हम ये वाला मॉडल इस्तेमाल करेंगे, ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता भी इसकी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड, स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की विशेषता, पर्यावरण की विशिष्टता। पर्यावरण की विशिष्टता को समझने के लिए बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया था, जब लेवल ऑफ टीचिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि जैसे जैसे लेवल बदलता चला जाता है वैसे वैसे सोशल सिस्टम बदलता चला जाता है। यानी किसी अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कक्षा में अभिष्ट माहौल बनाना पड़ेगा। कई 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 बार आपने देखा था कि टीचर कई बार क्या हो जाता है, मास्टर हो जाता है या राजा हो जाता है, कई बार टीचर दोस्त हो जाता है, और कई बार टीचर गाइड या सुपरवाइजर के वे में हो जाता है। आप ये पिछली कक्षाओं में आप इन चीजों को पढ़ चुके हैं। यानी जो कक्षा का जो इन्वायरमेंट है, जो क्लास क्लाइमेट है, वो क्लास क्लाइमेट भी स्पेसिफाइड हो जाता है स्पेसिफिक मॉडल्स के लिए। ठीक है, हमें जिस तरह का हमारा उद्देश्य होगा, जिस तरह का हमें लक्ष्य प्राप्त करना होगा, हम जिस तरह का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, कक्षा का वातावरण भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो ये तीसरी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पर्यावरण की विशिष्टता, जैसा मॉडल वैसा कक्षा का पर्यावरण हो जाएगा। ये आप मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इन सारी बातों को हमने आपको पढ़ाने का प्रयास पहले से ही किया है। आपने इन सारी चीजों को आपने पढ़ा हुआ है, और वहां आपने यही देखा था कि जैसे जैसे हमारा लेवल टीचिंग का चेंज होता जाता है वैसे वैसे ही हमारी पढ़ाई भी बदलती चली जाती है। ये सारी बातें आपको मैंने वहां बताई थी। सेम वही चीज यहाँ पर भी है, जिस तरह का उद्देश्य हमें प्राप्त करना होगा उसी तरह का माहौल कक्षा में अपने आप बन जाता है। तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट का को भी ये पूरा करने का काम करता है। ठीक है, अब जो बेटा इसका जो फोर्थ इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की कसौटी की विशिष्टता। ठीक है, प्रदर्शन की कसौटी का मतलब सपोर्ट सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली से, यानी जैसा मॉडल होगा उसकी कसौटी की विशिष्टता, उसके प्रदर्शन भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर हम अगर अब वापस हम लेवल में जाएं तो आपने देखा था कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की कसौटी मापने का या मूल्यांकन करने का तरीका अलग था, अंडरस्टैंडिंग लेवल का तरीका अलग था, और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का तरीका अलग था। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जैसा जैसा मॉडल इस्तेमाल करें, अगर मॉडल के सेंस से हम कहें तो हम कह सकते हैं सचमैन इंक्वायरी मॉडल के इवेल्युएशन का सिस्टम अलग है, फंडामेंटल मॉडल का अलग है। ठीक है, जीन पियाजे के मॉडल का अलग है, जैकोबा ब्लूमर का मॉडल है, ठीक है, टिब्बा का मॉडल है। इन सारे मॉडल में मूल्यांकन का तरीका अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरियन ऑफ परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन की कसौटियों की विशिष्टता भी इसमें रहती है। तो बेटा ये हो गई, आप मैंने ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया।
अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टीचिंग मॉडल, यानी जो टीचिंग मॉडल हम यूज करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, उसके फंक्शन की बात करेंगे। तो पहला इसका पॉप फंक्शन है हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट डिस्क्राइब चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, यानी विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने में सहायता करता है ना। वांछनीय परिवर्तन का मतलब क्या, हमने जो गोल लिया उस गोल को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पूरा करने में ये सहायता करता है। सेकंड, हेल्प इन अचीविंग डिस्क्राइब टीचर प्यूपिल इंटरेक्शन ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के दौरान स्टूडेंट टीचर में, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में संपर्क या अनुक्रिया, या हम कह सकते हैं एक्शन रिस्पॉन्स या इंटरेक्शन को ये बढ़ावा देने का काम करता है। यानी कहने का मतलब कि अगर मॉडल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, अगर किसी सर्टेन पैटर्न के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चों का इंटरेक्शन टीचर से ज़्यादा होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर स्टूडेंट का इंटरेक्शन अगर अपने टीचर से नहीं है या टीचर का इंटरेक्शन अपने प्यूपिल से नहीं है तो निश्चित रूप से लर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हो लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। इसमें एक्शन और रिस्पांस होना ही होना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। तो ये लर्निंग को इस तरह से प्रमोट करता है क्योंकि इंटरेक्शन को इसमें बढ़ावा मिलता है। थर्ड क्या करता है, हेल्पिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ करिकुलम और कंटेंट ऑफ अ कोर्स। ये पाठ्यक्रम की सामग्री के निर्माण करने में या कोर्स डिजाइन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सर्टिफाइड पैटर्न है। सर्टिफाइड पैटर्न के कारण ये क्या करता है, ये करिकुलम को मॉडिफाई करने में या करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने में, करिकुलम के रिफॉर्म में हम इससे सहायता प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, छात्र की सामाजिक दक्षता, व्यक्तिगत क्षमताओं का संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी पहलुओं के विकसित करने के लिए ये उपयोगी है। यानी कहने का मतलब क्या है, यूजफुल टू डेवलप सोशल इफिशियंसी, पर्सनल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी जो स्टूडेंट की जो मल्टी डायमेंशनल जो उसका जो प्रोग्रेस है, जैसे सोसाइटी के लिए उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए, उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसकी खुद की एबिलिटी बढ़ जाए, उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाए, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट है, ठीक है, उन सारे डेवलपमेंट को हम करने में जो मॉडल है, टीचिंग मॉडल है, वो सहायता प्रदान करता है। उचित शैक्षिक गतिविधियों को डिजाइन करने में सहायता करना, हेल्प इन डिजाइन एप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटीज। जो कि मैंने पहले ही बताया कि मॉडल क्या होता है, एक सर्टिफाइड वे होता है। अब जब बच्चा किसी सर्टिफाइड वे पे चलेगा तो क्या होगा, उसकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है उसको उसको एक रूप देने में या उसको डिजाइन करने में या उसको शेप देने में क्या होगा, इससे मदद मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि हेल्प इन डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट एजुकेशनल एक्टिविटी। अगर हम थर्ड की बात करें बेटा, थर्ड क्या है, उचित शिक्षण तकनीकियों, रणनीतियों और विधियों का चयन करने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करता है। Help in guiding the teacher to select appropriate teaching techniques, strategies and methods। ठीक है, जो मॉडल होता है, मॉडल क्या करता है, मॉडल टीचर के सामने वे सारे वे दिखा देता है, वे सारा रास्ता दिखा देता है, बता देता है कि आपको ये वाला काम करना है तो आपको ये वाला मेथड यूज करना चाहिए। यानी टीचर जब टीचिंग करता है तो उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो मेथड चूज करता है, जो टेक्निक्स चूज करता है, उस टेक्निक को चूज करने में मॉडल उसकी हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ थ्योरी ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के सिद्धांतों के निर्माण में भी ये मदद देता है। ठीक है,
ये सारे जो इसके जो फंक्शन है, सारा काम ये करने का करता है। अब बेटा यहाँ पे हम मेन पार्ट में आ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। ठीक है, इस एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल या कंपोनेंट ऑफ टीचिंग मॉडल के रूप में इसको हम जान सकते हैं, यानी प्रतिमान के तत्व या प्रतिमान या शिक्षण प्रतिमान के भाग या घटक के नाम से हम इसको समझ सकते हैं। मैंने पहले भी आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है, जब हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि पूरा का पूरा टीचिंग सिस्टम 4 पिलर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही 4 पिलर्स हैं, उनको हम कंपोनेंट या एलिमेंट या घटक या तत्व के नाम से जानेंगे। तो आपको अगर ध्यान से देखो स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे टोटल 5 कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम। फोकस से आप पहले से परिचित हैं, शिक्षण उद्देश्य, सिंटैक्स संरचना, सोशल सिस्टम सामाजिक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम मूल्यांकन प्रणाली। आप इन 4 पिलर से पहले से ही परिचित है और यही इसके मेन 4 पिलर है बेटा। अगर हम कहें कि किसी प्रतिमान के 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली, यही 4 पिलर हैं जिन 4 पिलर्स पे मॉडल्स डिसाइड होता है। यानी मॉडल में यही 4 भाग हैं, यही उसके 4 फेजेस हैं। ठीक है, जिस फेजेस के लिए हमें मॉडल में काम किया जाता है या मॉडल हमें इंस्ट्रक्ट करता है। और जो इसमें 5वां पार्ट बेटा है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये एक्चुअल उस पर्टिकुलर मॉडल, जिस मॉडल को हम यूज कर रहे हैं, वो मॉडल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो मॉडल कैसे काम करता है, उसका सैद्धांतिक प्रारूप क्या है, हम इस पे भी चर्चा करते हैं। लेकिन कोर पार्ट वही 4 हैं, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसको आप अच्छे से जानते भी हो, मैंने कई बार समझाया है, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज आपको करा देते हैं। फोकस का मतलब क्या है? फोकस पॉइंट का मतलब होता है कि ये मॉडल किसके लिए काम करेगा। अगर इस मॉडल का प्रयोग किया जाए तो बच्चों में कौन कौन से बिहेवियरल चेंज आएंगे, या एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, फोकस को हम अपनी ही भाषा में कहना चाहें, अगर या देसी भाषा में कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी इस मॉडल को पढ़ाने से शिक्षा का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। जब मैं आपको लेवल ऑफ टीचिंग बता रहा था, मैंने बताया था कि अगर बच्चों को कुछ मेमोराइज कराना है, बच्चों को कुछ रिकॉल कराना है, तो हमें कौन सा लेवल यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था मेमोरी लेवल यूज करना पड़ेगा। तो फोकस पॉइंट वहां क्या था, मेमोराइज करने का या रटने का या रिकॉल कराने का। ठीक है, वैसे ही हम जिन जिन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, इन मॉडल के प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्यों को हम फोकस पॉइंट में लिखने का प्रयास करते हैं। अब सिंटेक्स क्या है, संरचना क्या है? संरचना का मतलब होता है बेटा, हम किन विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके या किस पैटर्न का प्रयोग करके, किस टीचिंग डिजाइन का प्रयोग करके हम इन फोकस पॉइंट्स को अचीव कर सकते हैं। उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम सिंटैक्स में देते हैं। आप पहले से जानते हो, मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ टीचिंग में जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, वो उसके स्टेप्स क्या क्या है, उसका सिंटैक्स कैसे चलता है, मैंने उसे बताया था ना। मैंने हार्वर्ड की 5 स्टेप्स बताए थे, फिर एक में हमने मॉरिसन के स्टेप्स बताए थे, और एक मॉडल में हमने हंट के स्टेप बताए थे। यही सिंटैक्स है, यानी हर मॉडल की अपनी अप्रोप्रिएट टेक्निक होती है, क्योंकि अपनी स्पेसिफिक टेक्निक होती है, अपना स्पेसिफिक टीचिंग मेथड होता है। इसी को हम सिंटेक्स या संरचना कहते हैं। इस बात को हम कई बार जान चुके हैं। सोशल सिस्टम का मतलब सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में मैंने बताया था कई चीजें आती हैं, जैसे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा होगा, डिसिप्लिन कैसा होगा, क्लास इन्वायरमेंट कैसा होगा,
इन सारी चीज़ों पे जो हम चर्चा करते हैं वो सोशल सिस्टम के अंतर्गत आता है। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जैसे जैसे फोकस बदलता जाता है, जैसे जैसे सिंटैक्स चेंज होता जाता है, वैसे वैसे सोशल सिस्टम भी परिवर्तित होता जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हर टीचिंग मॉडल का अपना स्पेसिफिक, अपना विशिष्ट सामाजिक प्रणाली है, विशिष्ट उसका सोशल सिस्टम है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, जब मैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग और लाइजोस्फेयर टीचिंग की बात कर रहा था, या मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की बात कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये भी एक टीचिंग मॉडल का ही स्वरूप है। और वहाँ पर आपने देखा था कि सबकी सामाजिक प्रणाली अलग अलग थी। ठीक है, अब हम बात करें बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की, प्रतिक्रिया के सिद्धांत की बात करें, तो हर मॉडल का अपना अलग कॉन्सेप्ट है, अपनी अलग इसकी थ्योरी है, अलग उसका प्रिंसिपल है। जैसे अब मैं फिर सबको रिकॉल करा दूं, तो मैंने भी 3 नाम कुछ देर पहले लिया था। हमने लिया था नाम हार्वर्ड का, मॉरिसन का और हंट का। आपको मालूम है ये इन्हीं तीनों के सिद्धांतों पर आधारित है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे बेटा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है समर्थन प्रणाली या मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, कई कई किताबों में सपोर्ट सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, समर्थन प्रणाली को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट को कह दिया गया टीचिंग एड और दूसरे पार्ट को कह दिया गया मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, तो टीचिंग एड का मतलब उस पर्टिकुलर मॉडल को पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, हम इसकी डिटेल हम टीचिंग एड में दे देते हैं। ठीक है, और इवेल्युएशन सिस्टम आप अच्छी तरीके से जानते हो। इवेल्युएशन सिस्टम में क्या होता है, इवेल्युएशन सिस्टम में हमने जो जो उद्देश्य लेकर हमने पढ़ाया था उस पर आधारित या उस पर निर्धारित हम मूल्यांकन की बातें करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस फोकस के लिए इवेल्युएशन सिस्टम क्या होगा या मूल्यांकन प्रणाली क्या होगी। मैंने आपको बताया है मूल्यांकन हम ओरल और पेपर पेंसिल टेस्ट दोनों करके कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था ओरल भी मैंने कई तरीके बताए थे। ठीक है, उसमें क्विज का तरीका बताया था, डिबेट का तरीका बताया था, डिस्कशन का तरीका बताया था। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन आंसरिंग का तरीका बताया था। और ऐसे ही पेपर पेंसिल में मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी मैंने आपको कई तरीके बताए थे, जैसे मैचिंग था, फिलिंग दी ब्लैंक्स था, ट्रू फॉल्स था, वन वर्ड आंसर्स था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, है ना। तो ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम टीचिंग मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग सपोर्ट सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली होती है। तो ये बहुत ही बेटा ब्रीफ में मैंने फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम को आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोकस सिस्टम को एक बार फिर से अगर आप इसको रियलाइज करना चाहो तो फोकस में क्या क्या आता है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मॉडल। सेंट्रल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, इस मॉडल का केंद्रीय पहलू, यानी इस मॉडल से को यूज करने से बच्चों में क्या क्या चेंज आएगा, यानी वही ऑब्जेक्टिव की बात कही जा रही है। इट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, सेम वही बात। सिंटैक्स को अगर अपनी स्क्रीन पर देखो तो क्या कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द टीचिंग, द फेज इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंट मॉडल्स विल डिफर। ठीक है, वही बात कि हम मॉडल के चरण क्या होंगे, उसकी टेक्निक्स क्या होगी, उसकी विधियां क्या होंगी, यदि सबको हम सिंटैक्स में पढ़ने का काम करते हैं। सोशल सिस्टम की बात करें तो फिर वही बात आएगी, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या होगा, डिसिप्लिन क्या होगा, और ये सारी चीज़ें क्या होगी, वही स्क्रीन पे आपके हैं, आप इसको चाहो तो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में भी वही बातें आ रही हैं जो मैंने बताया था। द नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर टू एवरी पीपल एक्टिविटी, गिव guidance to the teacher as how to expect it to react to teach activity of the learner to suit the characteristics of the model selected.
ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, जो मैंने आपको भी बताया था। सपोर्ट सिस्टम में भी वही चीज आएगी, वही मूल्यांकन की चीज, मूल्यांकन की बात सपोर्ट सिस्टम में कही जा रही है। ठीक है। अब जो बेटा यहाँ मेन बात आती है कि इन मॉडल्स को अगर हम कैटेगराइज करें या इसको हम क्लासिफाइड करें, अगर इनका हम वर्गीकरण करें, तो वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो टीचिंग मॉडल की बेटा 4 फैमिली है, इनका 4 तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। इनके 4 परिवार हैं या इनकी 4 कैटेगरी है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली या सूचना संसाधन परिवार। नाम से देख रहे हो, वो ऐसे मॉडल जो बच्चों के अंदर सूचना प्राप्त करने की एबिलिटी पैदा करती है, वो सारे मॉडल इस परिवार के सदस्य हैं। दूसरा, द पर्सनल फैमिली या व्यक्तिगत परिवार। जो तीसरा है वो सोशल इंटरेक्शन फैमिली है, सामाजिक संपर्क परिवार। और जो चौथी फैमिली है बेटा वो है द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली या व्यवहार संशोधन परिवार। ठीक है। ये 4 फैमिलीज है टीचिंग मॉडल की। अगर हम इनको अगर अलग अलग समझना चाहें, तो अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली की अगर हम बात करें, पहली फैमिली की बात करें, तो पहली फैमिली में के उद्देश्य क्या है, इसमें काम क्या होता है। अगर आपको देखो तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फैमिली फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। यह परिवार क्या करता है, यह परिवार बच्चों की बौद्धिक क्षमता पर ध्यान देता है, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाना हो अगर हमें, तब हम इन मॉडल इस परिवार के किसी प्रतिमान का या किसी मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और इस परिवार का उद्देश्य क्या है, बच्चा क्या क्या हो जाए, मास्टरिंग ऑफ द मेथड ऑफ इंक्वायरी। बच्चा किसमें हो जाए, माहिर हो जाए, जांच की विधि में माहिर हो जाए, यानी एनालाइज करने में वो माहिर हो जाए या डायग्नोस करने में वो माहिर हो जाए, तो इंक्वायरी में उसको महारत हासिल हो जाए। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, डेवलपिंग द स्किल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्रसंस्करण जानकारी के लिए कौशल का विकास करना। ठीक है। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का मतलब उसको जो भी सूचनाएं मिले, वो सूचनाओं को प्रसंस्करण कर सके, उसकी प्रोसेसिंग कर सके, यानी उसको उसको छान के उसकी जो कहा गया है ना, नीर और क्षीर का विवेक किसके पास होता है, हंस के पास होता है। ठीक वैसी चीज यहाँ डाल, यहाँ बच्चे के अंदर आ जाए, बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन ले, उस इंफॉर्मेशन में से काम की चीज समझ के अपने पास रख ले और फालतू चीजों को बाहर कर, इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जो घर में सूप होता है वो क्या करता है, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। जो सार तत्व है, जो मुख्य तत्व है, वो उसे ग्रहण कर लेता है और बाकी चीजों को हटा देता है। इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना। ठीक है। इसकी स्किल में वो माहिर हो जाए, यानी अपनी काम की बातों को समझने में वो माहिर हो जाए। थर्ड है बेटा, फॉस्टरिंग द एबिलिटी ऑफ थिंक लॉजिकली, यानी तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का उसका विकास हो जाए। ये जो 3 उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों के लिए हम जिन जिन मॉडल्स का यूज करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के सदस्य होते हैं। कुछ मॉडल्स के नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनको देखिए। देखो, पहला मॉडल है संकल्पना प्रतिमान। ये जेएस ब्रूनर का मॉडल है, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा। ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में इस मॉडल को पढ़ाया जाता है, टीचिंग मॉडल को, जिसका इंग्लिश में नाम है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। जेरोम एस ब्रूनर का ये मॉडल है। ब्रूनर का मॉडल या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। और आप जान लो, इंडिया में करीब 80% यूनिवर्सिटी के बीएड के सिलेबस का ये पार्ट है। दूसरा मॉडल है बेटा प्रेरक सोच प्रतिमान। ये हिड्डा ताबा का मॉडल है, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है ये। थर्ड मॉडल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल या पूछताछ प्रतिमान। ये जे रिचर्ड सचमैन का मॉडल है, ये आपके सिलेबस में है और हो सकता है कल हम इसी मॉडल को आपको पढ़ाएं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। थर्ड मॉडल है बेटा आशुबेल का है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, डेविस आशुबेल। फोर्थ मॉडल है मेमोरी मॉडल, जेरी लुकास का मॉडल है। फोर्थ मॉडल है बेटा बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल, जोसेफ श्वाब का मॉडल है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और सीटेट के एग्जाम में इस मॉडल से कई क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दुर्भाग्य से नहीं है। उसका नाम है कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल, जीन पियाजे एंड एडमंड सोल्विन का मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें लर्निंग डेवलपमेंट या कॉग्निटिव ग्रोथ कैसे होता है बच्चों का, ये सारी बातें हैं। जीन पियाजे का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड मॉडल है, और इसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल के सीटेट के एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है। ऐसे बेटा दूसरा मॉडल बेटा पर्सनल फैमिली का मॉडल, जो दूसरा परिवार है वो पर्सनल फैमिली परिवार है। पर्सनल फैमिली परिवार किस पे डिपेंड करता है, वो डील करता है डील विद द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत विकास पर ये मॉडल निर्धारित है। जब बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट करना होता है तो हम इस मॉडल का यूज करते हैं, और इसके कुछ गोल, कुछ लक्ष्य आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। टू इंक्रीज द स्टूडेंट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, छात्रों में आत्म मूल्यांकन की भावना को बढ़ाना हो तो हमें इस मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देमसेल्फ मोर फुली, छात्रों को खुद को और अधिक पूरी तरह से समझने के लिए मदद करता है, नहीं अपनी खुद की कैपेबिलिटी को पहचानने में ये मदद करता है। टू हेल्प स्टूडेंट रिफाइन देयर इमोशंस, छात्रों की अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने, उसको संशोधित करने, उसको शुद्ध करने में ये सहायता प्रदान करता है। टू फॉस्टर द स्टूडेंट क्रिएटिविटी, ये छात्रों में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और इस फैमिली में कौन कौन से मॉडल आते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ मॉडल के नाम है। पहला मॉडल है बेटा नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, ये कार्ल रोजर्स का मॉडल है। दूसरा मॉडल बेटा है सिंथेटिक्स मॉडल है, ये विलियम जे गार्डनर का मॉडल है। थर्ड मॉडल है बेटा कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल है, ये डेविड हंट का मॉडल है, वैचारिक प्रणाली मॉडल। इसी मॉडल को आपने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इसी मॉडल को आपने पढ़ा भी था, जो उसके पॉइंट्स से सब यहीं से आए थे। ठीक है। अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल था विलियम जॉर्ज ब्राउन का मॉडल है। जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान मॉडल है ये। और जो लास्ट मॉडल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और क्लासरूम टीचिंग मॉडल विलियम ग्लेसर का मॉडल है, यानी कक्ष शिक्षण प्रतिमान है, यानी क्लासरूम में कैसे टीचिंग की जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, ये सारी बातें इसने बताई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा, ये भी कई यूनिवर्सिटीज के बीएड के सिलेबस में मॉडल दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए समझ लो ये आपके सीटेट या थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट मॉडल होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। हम बात करेंगे इसी थर्ड फैमिली की। थर्ड फैमिली है इसका सोशल इंटरेक्शन फैमिली। सोशल इंटरेक्शन फैमिली, इसमें क्या होता है, दिस फैमिली एम्फेसाइज द रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल टू सोसाइटी, यानी जो व्यक्ति है उसका जो है सामाजिक संबंध को ये मजबूत करने का काम करते हैं, इसको सोशल इंटीग्रेशन मॉडल कहते हैं। इस मॉडल का गोल क्या है, टू ट्रेन वर्क टुगेदर, यानी एक साथ काम करने को ये मॉडल प्रशिक्षित करता है। टू डेवलप स्टूडेंट स्किल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशन, यानी मानवीय संबंधों को बनाए रखने का जो कौशल है, उस कौशल का विकास इस मॉडल के थ्रू हम कर सकते हैं। थर्ड बेटा टू इनकुलेट पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में भी इस मॉडल का इस्तेमाल होता है। इस मॉडल के भी कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे हैं। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, ये हार्बर्ट लेथन का है। ठीक है। रोल प्लेइंग मॉडल है, रोल प्लेइंग मॉडल है बेटा, ये मॉडल है फेनी शाफ्ट और गेरगॉफ शाफ्ट का मॉडल है। और इस मॉडल को माइक्रो टीचिंग की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे रोल प्ले टीचिंग का सिस्टम आता है, वहाँ इसको हम यूज करते हैं। तीसरा मॉडल है बेटा ज्यूरिस प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल है, ये डोनाल्ड ओलिवर का मॉडल है। थर्ड मॉडल है, इसमें फोर्थ मॉडल है सोशल सिमुलेशन मेथड है, ये मॉडल है सरेन बोकॉक का मॉडल है। और लास्ट मॉडल का एग्जांपल इसमें है सोशल इंक्वायरी मॉडल, ये बेंजामिन कॉक्स और ब्रेन मासिलास का मॉडल है। सोशल इंक्वायरी मॉडल बेंजामिन कॉक्स एंड ब्रायन मैसिलॉस का ये मॉडल।
जो चौथी और लास्ट फैमिली इसका है वो है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली है। इट इम्फेसाइज ऑन चेंजिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ द लर्नर। यानी ये मॉडल क्या करता है, ये मॉडल अवलोकनीय व्यवहार को बदलने पर जोर देता है। यानी जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हमारा चेंज होता है, जिसको हम लर्निंग बिहेवियर भी कहते हैं, उसको चेंज करने में ये मददगार होता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं जो आप स्क्रीन पे हैं। टू डेवलप कैम्पिटेंसी टू अडॉप्ट बिहेवियर स्टाइल अप्रोप्रिएट द गिवन सिचुएशंस। यानी दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त व्यवहार शैलियों को अपनाने के लिए योग्यता विकसित करता है। दूसरा, टू लर्न स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ कंट्रोल थ्रू ऑपरेंट मेथड। ठीक है, ये क्रिया प्रसूत अधिगम माध्यम से आप नियंत्रण करने के लिए रणनीति सिखाता है। ठीक है, टू लर्न स्ट्रेटजी फॉर सेल्फ कंट्रोल थ्रू ऑपरेंट, ये तो हो गया। थर्ड है इसमें बेटा, टू मास्टर टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, यानी तनाव कम करने की तकनीकियों में मास्टरी दिलाता है, आपको बताता है कि तनाव हमें कैसे कम करना चाहिए। लास्ट है बेटा, टू फॉस्टर लीडरशिप क्वालिटी, और नेतृत्व के गुणों की क्षमता का विकास करने में इस मॉडल का योगदान होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपसे बताई जो आपकी स्क्रीन पे है, और मॉडल का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मैं देने का प्रयास आपको किया है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।